चलिए, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। चलिए, सेंटेंस पहले सेंटेंस का पार्ट समझो। सेंटेंस होते क्या है, इसका फार्मूला हमने लिखवाया था कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, वर्ब में हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये वाला सबको क्रम पता है, प्लस अदर्स। ये किस सेंटेंस का रूल है बताइए? ये अफर्मेटिव का है। इसी तरह नेगेटिव का रूल, इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव में दो रूल, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और क्वेश्चन वर्ड वाले। इसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का रूल, वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाले और लेट से शुरू होने वाले। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूल, एक इंटरजेक्शन शब्दों से शुरू होने वाला और एक व्हाट, ए या हाउ से शुरू होने वाला। इसी तरह ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होने वाले वाक्य। मैंने पांचों सेंटेंस को यहाँ पर रिवाइज करवाया। ये आपको याद रहना चाहिए अब, और इतनी बार मैं कह चुका हूँ कि अब तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यही है पढ़ने का, यही तरीका है कि जितनी बार मैं बार बार कर रहा हूँ या कह रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, बार बार मैं बोल इसीलिए रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। इसे रटना नहीं है। अब आप जब भी सेंटेंस कितने, 5, अब उसके पूरे रूल दिमाग में होने चाहिए, मास्टर रूल हैं। अब वही हमको समझना है, वही सेंटेंस हमको समझना है कि उस सेंटेंस में कितने पार्ट यानी भाग होते हैं। यहाँ जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो क्या है, ये सेंटेंस में कैसे भाग करें, यानी कितने भाग करें और उसमें कौन कौन से शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, यही जानना है पार्ट ऑफ सेंटेंस में। क्योंकि यदि इसमें से किसी के शब्द का स्थान यदि आप बदल दीजिए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस का क्रम सही हो, शब्दों का क्रम सही हो, इसके लिए हमें पढ़ना है पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसीलिए इसको एक और उससे कहा जाता है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस या रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। क्या कहते हैं इसको? रीऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग, DERING, रीऑर्डरिंग। और रीऑर्डर, ऑर्डर माने होता है क्रम, ऑर्डर यानी ऑर्डर में रखो, क्रम में रखो। और रीऑर्डरिंग यानी जो बिगड़ गया हो उसको फिर से क्रम में करना। री का मतलब होता है पुनः, ऑर्डर यानी क्रम में स्थापित करना। यानी इसी को उल्टा लिख दिया जाए, हेल्पिंग मेन वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स या अदर्स पहले, ऑब्जेक्ट बाद में। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस जो है उसको मैंने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। उसका ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर हो गया। उसी को रीऑर्डर में करना यानी पुनः सही क्रम में स्थापित करना है। तो जब हम जानते रहेंगे कि कौन सा शब्द कहाँ लगता है, तब ना हम सेंटेंस को सही करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम ए लेटर राइट्स, ऐसा लिखा है। ये क्या है, सही क्रम में है? इसका वाक्य ये सही क्रम में है? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें देखो पहले ये सब्जेक्ट तो सही है, लेकिन उसके बाद ये लेटर आ गया, जबकि ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है, ये बाद में होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कुछ सेंटेंस या कुछ टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, लेकिन मेन वर्ब जरूर रहता है। तो इसका मतलब ये राइट क्या है, राइट्स, ये मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब कहाँ होना चाहिए, ये पहले होना चाहिए। यानी इसका पूरा क्रम होगा तो क्या हो जाएगा, राम राइट्स ए लेटर। यानी इसको हम क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम राइट्स ए लेटर। कहाँ जी, सेंटेंस हमारे सामने होगा, उस सेंटेंस का एक निश्चित क्रम है। इसीलिए हम 5 सेंटेंस आप पढ़े,
5 सेंटेंस पढ़े ना। 5 सेंटेंस में देखोगे तो सब में क्रम बनाकर रखा गया है, उसमें से किसी भी शब्द को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। यदि आप आगे पीछे करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। उसी को क्रम में स्थापित करना है, वही रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कहलाता है। यानी उसी को क्या करना है, क्रम। और कैसे करेंगे, जब हमें सेंटेंस के पार्ट पता होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ लिखना है, इसी को समझना है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें मुख्य रूप से यदि आप देखिए तो ये जो सेंटेंस है, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है इसमें 2 पार्ट दिखेंगे। एक तो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट, क्या ये सब्जेक्ट वाला पार्ट, और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं प्रेडिकेट का पार्ट। दिख रहा है ना। यानी 2 पार्ट, जितने भी सेंटेंस आपके सामने आएंगे, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इंपरेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे वो ऑप्टेटिव हो। मेरे साथ बोलते नहीं हो तुम लोग, इसलिए तुम लोग को कभी याद नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल अब मेरे साथ दोहराना चाहिए तुमको, यदि याद करना है तो। नहीं याद होगा तो ये अब इसमें सारे सेंटेंस जो भी होंगे उसके कितने पार्ट, 2 पार्ट। एक होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट पार्ट जो है कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि अब ऐसे तो कुल ढेर सारे शब्द हैं, सब्जेक्ट पार्ट को कैसे पहचानेंगे। तो इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, क्या कि सब्जेक्ट वह पार्ट है किसी भी सेंटेंस का जो कुछ वाक्य में कहता या करता है, या जिसके बारे में कुछ कहा या किया जाता है, वही उस वाक्य का सब्जेक्ट का पार्ट होता है। इसीलिए सीधा सीधा यदि मैं कहूं तो कौन से प्रश्न पूछ लो क्रिया के साथ, किसके साथ, क्रिया के साथ। कोई भी क्रिया जो आई हो इस वाक्य में, क्रिया आपको पता हो जानी चाहिए, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, और वर्ब तो हर टेंस में होता है। तो जो भी सेंटेंस होगा किसी न किसी टेंस में होगा। जो वाक्य आपके सामने रखा है वो किसी न किसी टेंस में जरूर होगा। इसलिए आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होनी चाहिए। यदि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब याद है तो आप पकड़ लेंगे कि किस टेंस में है, और हमको सबसे पहले किसी भी वाक्य में किसको पकड़ना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को। यदि मुझे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पकड़ में आ गया तो पूरा वाक्य पकड़ में आ गया। और यदि हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ही नहीं समझ में आया तब आपको वाक्य समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए 2 बातें इंपॉर्टेंट, एक तो सेंटेंस और दूसरा टेंस का चार्ट। कितने लोगों के पास है चार्ट, यहाँ दिखाओ। नहीं आएगा, इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। टेंस और सेंटेंस का चार्ट प्रतिदिन ग्रामर वाले दिन आपके पास सामने होना चाहिए। उसी वाली बुक में रख दो, परमानेंट होगा। इससे क्या होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, अगेन एंड अगेन देखने से वो रिपीट हो जाएगा और याद हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ये आप सबसे नियम बना के रखिए। आइए बात करते हैं कि अब हमें पकड़ना ये है कि इसमें हमको सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है। क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में भी पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होता है। तो भाई सब्जेक्ट कहीं भी है तो हम कैसे ढूंढें, और सबसे पहले जो लिखा है वही सब्जेक्ट नहीं होता है। और कुछ वाक्यों में तो सब्जेक्ट रहता नहीं है, छुपा रहता है। बताओ कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता, छुपा रहता है। वो हम जानते रहेंगे तब ना। यू छिपा, तो सब्जेक्ट तो है ना। कोई पूछे कि सब्जेक्ट कौन है तब है यू, जो छिपा है। तो कैसे पता चलेगा, जब हम ये सारी चीजें जानते रहेंगे। और दूसरा सबसे सटीक तरीका है जानने का, या साधारण सा तरीका, कि क्रिया ढूंढ लो और उसके साथ कौन लगाकर प्रश्न पूछ लो। ट्रांसलेशन में मैंने कितनी बार समझाया है, कौन या किसने, कौन या किसने से प्रश्न पूछ लो तो क्या मिल जाएगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा ना। क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट कहाँ है।
अच्छा, उससे भी काम नहीं चलता, नहीं पूछने आ रहा है, कोई सेंटेंस ऐसा है जिसका आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, हिंदी में ना पूछेंगे कौन से, हम नहीं निकाल रहे हैं, फिर भी हमें समझना है तो कैसे? चलो एक और ट्रिक देते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो पता हो जाएगा ना? यदि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पकड़ लो और उसके बाद वाला सेंटेंस होगा प्रेडिकेट और उसके पहले वाला सेंटेंस सब वो जो होगा पार्ट उसे कहेंगे सब्जेक्ट। ये एसेरेटिव का रूल है, एसेरेटिव में पकड़ में आएगा। इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को हटा के उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक तरफ रख दो, उसके साथ जितने भी रहेंगे सब क्या हो गए? वो प्रेडिकेट हो गए और जो बच गया वो सब सब्जेक्ट का पार्ट हो जाता है। बड़े आराम से आप देख करके उसको अलग कर लेंगे। पहले परिभाषा क्या है वो समझें, फिर उसके बाद उसमें ट्रिक लगाया कि कौन या किसने से प्रश्न पूछ लेंगे। नहीं बैठा तो फिर भी देखो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इसे आपको पकड़ कर रखना है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक तरफ कर लो, उसके बाद देखो कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ वाले जो शब्द हैं वो सब प्रेडिकेट और जो उसके अलावा वाला शब्द है वो सब्जेक्ट में आ गया। क्लियर? और ऐसे रेटिव में तो देखो, यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद शुरू होता है, इधर हो गया सब प्रेडिकेट और इसके पहले हो गया सब्जेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है केवल सब्जेक्ट एक शब्द में, लेकिन अभी सब्जेक्ट के पार्ट आज बताया ना, सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। अभी दिखाएंगे कि सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। वो एक शब्द का सब्जेक्ट नहीं होता, आप जानिए कि वो सब्जेक्ट का पार्ट होगा जो कोई कार्य कर रहा है या कोई बात कह रहा है। फिलहाल तो हम पकड़ लेंगे कि सब्जेक्ट का पार्ट कौन सा है। अब सब्जेक्ट में कौन कौन आ सकते हैं, तो सबसे पहली पॉइंट जानिए कि सब्जेक्ट के दो भाग हो जाएगा। एक हो जाएगा हेड वर्ड। क्या होगा? हेड वर्ड। हेड वर्ड को क्या कहते हैं? मुख्य शब्द। ठीक है। और दूसरा हो जाएगा क्वालिफायर। क्या होगा? क्वालिफायर यानी विशेषक, जो विशेषता बताने का काम करता है उसी को कहते हैं विशेषक। अब देखो पहले हेड वर्ड को पकड़ लो, बाकी सारा खेल खत्म। जैसे एक सेंटेंस में वर्ब को पकड़ लो, बाकी सब सरेंडर हो जाएंगे, सबको आप पहचान लेंगे। वर्ब मतलब द किंग ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य का राजा है कौन? वर्ब। और वर्ब को पकड़ लिया तो बाकी प्रजा क्या हो जाएगी? सरेंडर। त्राहिमाम त्राहिमाम। और जब तक राजा नहीं पकड़ा जाता तब तक कोई प्रजा अपने को समर्पित नहीं करती, अंतिम दम तक लड़ती रहेगी। वही बात होती है। इसलिए जैसे आप चेस शतरंज का खेल खेलते हो, उसमें खेल में केवल एक ही टारगेट रहना चाहिए, राजा को मार दो, खेल खत्म। सारे सैनिक सिपाही यदि हैं भी और राजा कहीं से मिस हुआ, इसीलिए जो शतरंज का खेलने वाला जो दो खिलाड़ी होते हैं ना, तो दोनों क्या करते हैं? सारे सैनिकों को सजा कर रखते हैं, राजा हमेशा बीच में रहता है। और हमेशा खेल में एक ही चीज़ होती है, एक अपने राजा को बचाने के लिए प्रयास करता है और दूसर का उसी राजा को मारने के लिए प्रयास करता है। यही खेल है। जो मार लिया खेल जीत गया, यही चेस है। और उसके पहले यदि राजा बचता जाता है, इसीलिए सारे सेनाओं को मारना पड़ता है। पहले बारी बारी से घोड़े वालों को, हाथी वालों को, पैदल वालों को, उसके वजीर को, सबके अलग अलग चाल होती है और सबको मारना पड़ता है, तब राजा के पास पहुंच पाएंगे। कुछ लोग चाल सही नहीं चल पाते, राजा खुल गया, डायरेक्ट अटैक कर दिया गया। भाई सिपाही लड़ने में व्यस्त हैं, राजा अकेले बेचारे खड़े हैं, तो सिपाही इधर से घुस के मार देगा। राजा मरे तो सिपाही क्या होंगे? सरेंडर। तो इसीलिए सबसे पहला काम किसको पकड़ना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पकड़ में आ गया तो पूरा सेंटेंस सरेंडर आपको दिख जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट में, अब देखो सब्जेक्ट में भी एक राजा है, दोनों पार्ट में। भाई पूरा सेंटेंस में राजा तो वर्ब हुआ, अब सब्जेक्ट वाले पार्ट में आ गए कि सब्जेक्ट वाले में फिर किसको पकड़े हम?
हेड वर्ड, इसीलिए इसका नाम क्या है, हेड वर्ड। हेड माने मुखिया, मुखिया है ये, शब्दों का मुखिया। और मुख्य शब्द कौन होता है, जिसके इर्द गिर्द सारी बात घूमती है। यानी ढेर सारे शब्द हों और उसमें किसी के इर्द गिर्द सारी बात घूम रही हो। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ए ब्लैक मैन विथ ए स्टिक in his hand is my friend। ये देखो, ये पूरा सेंटेंस है, ये पूरा क्या है, एक वाक्य है। मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ये पूरा एक लाइन में लिखो। अब इसमें क्या करना है, हमें दो पार्ट करना है। दो पार्ट क्या करना है, एक सब्जेक्ट का और एक पकड़ना किसको है, वर्ब को। वर्ब कौन है इसमें, एक ही है ये, तो वर्ब इजी न हुआ। इसका मतलब ये हो गया आपका वर्ब। वर्ब के साथ का हिस्सा क्या कहलाएगा, और उसके पहले का पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, निकल गया बाहर। अब ये देखो, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब इसमें सभी सब्जेक्ट में हिस्सा करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में भी पहले दो पार्ट करना होगा। एक होगा हेड वर्ड, दूसरा होगा क्वालिफायर। तो पहले हेड वर्ड को पकड़ लें। तो हेड वर्ड मतलब कोई एक शब्द है जिसके बारे में बात हो रही है, बाकी सब चापलूस हैं। तो हेड वर्ड कौन है इसमें, ये देखो, एक आदमी है जो काला है और उसके हाथ में एक छड़ी है। वो आदमी है जो काला भी है और उसके हाथ में छड़ी भी है। वो कौन है, यानी हेड कौन है इसमें, ये रहा, पकड़ गया हेड वर्ड। ये हेड वर्ड है। सब्जेक्ट की बात होगी तो पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट का हेड वर्ड कौन है, मैन। ये हुआ हेड वर्ड। शेष जितने बचे वो क्या कहलाएंगे, क्वालिफायर। ये हुआ हेड वर्ड, शेष ये सब क्या है, क्वालिफायर। क्लियर हो गया। अब क्वालिफायर के भी तीन ना, क्वालिफायर के कितने, तीन पार्ट। कौन कौन, एक हो गया डिटरमिनर, दूसरा हो गया एडजेक्टिव, और तीसरा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। ये देखो, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, तीन है ना। अब देखिए डिटरमिनर क्या है। तो डिटरमिनर में, ये जो डिटरमिनर है इसमें चार तरह के शब्द आते हैं। लिखवाया है इसको डिटेल, कौन कौन से। पहला हो जाएगा आर्टिकल, आर्टिकल में आता है ए एन द। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रोनाउन भी कह सकते हो, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। वो होते हैं, चार शब्द हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। आर्टिकल में तीन हो गया, ए एन द, और डेमोन्स्ट्रेटिव में हो गया दिस, दैट, दीज, दोज। तीसरे नंबर पर आता है पॉसेसिव। पॉसेसिव क्या होते हैं, जो अपने की अंग्रेजी बनते हैं, पता है ना, अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के साथ, वो सब पॉसेसिव कहलाते हैं। जैसे आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर, इट के साथ अपने की अंग्रेजी इट्स, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस। ये इतने वर्ड हैं जिनको पॉसेसिव कहते हैं। कहाँ से मिलते हैं बताया मैंने, इसको कई बार चार्ट बनवाया है मैंने, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये हो गया आपका इसमें
पॉसेसिव, और एक होता है उसमें जो क्वांटिटी बताने वाले शब्द होते हैं, क्वांटिटी बताने वाले शब्द जिसे होता है मच, मेनी, लिटिल, फ्यू, सम, ये सब कुछ मात्रा बताने वाले शब्द हैं जिनको क्या कहा जाता है, ये डिटरमिनर हैं, सब डिटरमिनर हैं। डिटरमिनर 4 हो गए, कौन कौन, पहला आर्टिकल, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा पॉसेसिव और चौथा क्वांटिटी बताने वाले वर्ड। ठीक है, ये हो गए 4 कौन, डिटरमिनर। अब आइए एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। अब इसमें देखो डिटरमिनर कौन है, यहां देखो ना, ए है तो ये डिटरमिनर है ना। अब देखो बच गए अभी ये और ये दोनों बचे हैं अभी 2 पार्ट में। तो अब इसमें क्या है, एक एडजेक्टिव होगा, एक एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। अब एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में क्या अंतर है ये भी समझना होगा। तो एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण कौन सा शब्द है, तो विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, इतना आपको आना चाहिए। द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप देखो ये एडजेक्टिव, इसमें कोई है क्या, ब्लैक, कैसे, ये किसकी, ब्लैक माने काला, किसकी विशेषता है, यानी नाउन कौन है, वही हेड वर्ड, हेड वर्ड की जो विशेषता बता रहा है और एक शब्द का है, एक शब्द का है और नाउन की विशेषता बतला रहा है या हेड वर्ड की, तो उसे एडजेक्टिव कहेंगे। और दूसरी शर्त यह है कि एडजेक्टिव हमेशा उस नाउन के पहले लगता है जिसकी ये विशेषता बतलाता है। समझ में आ गई ना, हमेशा उस शब्द के पहले लगता है जिसकी विशेषता बतलाता है। ऑनेस्ट मैन, ब्लैक मैन, व्हाइट मैन, वेल्दी मैन, ब्रेव मैन, इंटेलिजेंट मैन, वाइज मैन या वाइज बॉय, वाइज गर्ल, ये क्या है, सब एडजेक्टिव हैं। किसके पहले लगते हैं, नाउन, उसी नाउन के पहले जिसकी वो विशेषता बतलाते हैं। बड़ी सटीक इसकी व्याख्या है। अब ये क्वेश्चन परीक्षा ही बनता है, सेंटेंस दिया रहेगा, पूछेगा इसमें एडजेक्टिव बताइए, तो आप तो पकड़ में आया ना। यदि आप इतनी बात मेरी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है, तो अब आप तुरंत पकड़ लेंगे कि एडजेक्टिव तो यही है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बतला रहा है। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन एग्जाम के एमसीक्यूज में बनते हैं। चलो एडजेक्टिव क्लियर हो गई, इसका मतलब ब्लैक क्या है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की चलते हैं, ये है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं इसके बारे में भी बताया था मैंने कि एडजेक्टिवल फ्रेज यानी शब्दों का वह समूह जो एडजेक्टिव का कार्य करता है, समूह में रहेगा, यानी एक से अधिक शब्द जब किसी नाउन की विशेषता बता रहा है तो उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। एक शब्द यदि किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और एक से अधिक शब्द मिलकर जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं तो उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। दूसरी पहचान इसकी ये है कि ये उस नाउन के ठीक बाद लगता है जिसकी विशेषता बतलाता है, वो ठीक पहले लगता है, ठीक बाद लगता है, यानी एडजेक्टिव नाउन के पहले और एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा उस नाउन के बाद लगता है। अब देखिए इसमें ये विथ ए स्टिक इन हिज हैंड, यानी अपने हाथ में एक छड़ी के साथ, ये किसकी विशेषता है, अरे ये मैन की ना विशेषता है, ये इसी नाउन की विशेषता है। लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं, 6 वर्ड्स हैं इसमें, और ये 6 वर्ड्स विशेषता इसी नाउन की बता रहे हैं, इसीलिए ये हैं तो एडजेक्टिव। लेकिन अब एडजेक्टिव एक शब्द का होता है, एक से अधिक शब्द का हुआ तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया आपका ए ब्लैक मैन विथ ए स्टिक इन हिज हैंड इज माई फ्रेंड में ए हो गया आर्टिकल, ब्लैक हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज, और बीच में मैन क्या है, मैन हो गया हेड वर्ड। हो गया क्या, ये हुआ है आपका पूरा क्रम।
यानी जब बड़ा सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट में एक से अधिक शब्द होंगे। क्या? क्योंकि सब्जेक्ट एक भी शब्द का होता है, ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा बड़ा रहेगा भाई, एक शब्द का भी तो सब्जेक्ट रहता है। जैसे इसके पहले मैंने लिखा था क्या, राम राइट्स ए लेटर, तो उसमें सब्जेक्ट कौन था? एक ही शब्द था, यानी केवल हेड वर्ड था, उसके साथ कोई भी उसके विशेषक नहीं थे। तो एक शब्द का भी हो सकता है, लेकिन एक से अधिक शब्दों का हुआ तब ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें तब ये हो जाएगा, एक होगा हेड वर्ड, क्वालिफायर में डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज होंगे, और उनका क्रम भी है कि जब ये सब एक साथ आएंगे तो पहले होगा डिटरमिनर, फिर होगा एडजेक्टिव, फिर होगा हेड वर्ड, फिर होगा एडजेक्टिवल फ्रेज, और फिर उसके बाद प्रेडिकेट तो है ये है। ये क्रम ध्यान देना, इसमें से कोई भी आगे पीछे हुआ तो फिर सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यही तो क्रम समझने के लिए इतनी बात हो रही है। बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? कंप्लीट करो इसको। अब देखो, इसमें जो सेंटेंस बनाने के लिए अभी प्रक्रिया बताया मैंने, तो एक तो आपको क्रम मिल गया था कि पहले होगा डिटरमिनर, नंबर 1 ले लो कि सब्जेक्ट के स्थान पर पहले डिटरमिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर हेड वर्ड, फिर हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, और फिर प्रेडिकेट को हम जोड़ देंगे। अभी हम प्रेडिकेट का पार्ट नहीं पढ़े हैं, आगे देखेंगे पढ़ के इसको, इसमें भी पार्ट अलग अलग होते हैं। ये हो गया आपका एक क्रम। दूसरा तो एक तो यहाँ ऑलरेडी है, इसको भी ले लीजिए ना, ये 1 नंबर पर ले लीजिए और इसको 2nd नंबर पर ले लीजिए कि जब एक शब्द का होगा तो केवल एक सब्जेक्ट रहेगा, एक से अधिक सब्जेक्ट का होगा तो इतनी बातें हो जाएंगी। अब देखो, तीसरा नंबर ये होता है कि एक शब्द का होगा, जैसे ईट और देयर का प्रयोग आपको स्पेशल रूल मैंने पढ़ाया है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के स्थान पर ईट ही लगता है। कब होता है बताइए? जब किसी वाक्य में किसी निर्जीव की बात हो रही हो, या समय, ऋतु, मौसम, दिन, महीने, वर्ष की बात हो रही हो, तो वहाँ इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। देयर का प्रयोग कहाँ होता है? देयर जब किसी का कहीं पर होना या ना होना पाया जाता है तो वहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे कक्षा में 100 छात्र हैं तो क्या लिखेंगे? देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब देयर क्या हो गया? सब्जेक्ट के प्लेस पर, उसका कोई हिंदी अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब्जेक्ट के प्लेस पर लगता है। इसलिए तीसरे रूल में हो जाएगा ईट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, शेष प्रेडिकेट तो रहेगा ही। थर्ड हो गया, अब आपका हो गया फोर्थ। चौथा क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। तो चौथे में मैंने सब्जेक्ट के लिए बताया कि सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन आता है? इन्फिनिटिव या जीरंड, यही लिखवाया मैंने अभी। क्या लिखवाया? इन्फिनिटिव या जीरंड सब्जेक्ट के प्लेस पर आते हैं, है कि नहीं है? अब यहां देखो, इन्फिनिटिव और जीरंड जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आते हैं, ये बनते कैसे हैं? तो इसको भी मैंने लिखवाया कि इन्फिनिटिव जो होता है वो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर बनता है, और दूसरा होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर जीरंड बन जाता है। यही ने लिखवाया। यानी ऐसा भी लिखा रहेगा और वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है, प्रेडिकेट आगे रहेगा। ठीक ना? अब जैसे इन सब का एग्जाम्पल, ये कंप्लीट लिख लो, तो इसका हम पूरा एग्जाम्पल लिखें, रूल लिखें। पार्ट हमें करना है, हमें समझना है केवल। ये सेंटेंस तो अपने आप में सब सही सेंटेंस हैं, बस समझना है कौन कहाँ है शब्द और इसके पार्ट कैसे हम समझेंगे। तो आपको ये पता है कि सेंटेंस के 2 पार्ट, एक हो गया सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करने के लिए मैंने बताया था कि वर्ब को ले लो, वो प्रेडिकेट हो गया। वर्ब को ले लिया, वो सब क्या हो गया? प्रेडिकेट। पहले प्रेडिकेट को ही हटा दिया, बचा जो दिख रहा है वो क्या है? यानी ये है सब्जेक्ट पार्ट है,
इसमें ये है सब्जेक्ट पार्ट, इसमें ये है सब्जेक्ट पार्ट, इसमें ये है सब्जेक्ट पार्ट, इसमें ये और इसमें ये। लेकिन सब कैसे बने हैं इनको अभी डिटेल किया मैंने। ये देखो फार्मूला, इसमें ये सब्जेक्ट जो बन रहा है इसका, ये पूरा सब्जेक्ट में ये हो गया आपका डिटरमिनर, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया हेड वर्ड और ये पूरा हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। ये क्रम आपको समझ में आ गया। सेकेंड वाला देखो, इसमें ये पूरा सब्जेक्ट है तो इसमें द क्या है, ये आर्टिकल का हिस्सा हो गया डिटरमिनर। सर ऊपर एक क्या है? डिटरमिनर, डिटरमिनर में ही तो आर्टिकल आता है, तो हम डिटरमिनर कह दिए, बात खत्म हो गई। इसमें आर्टिकल तो आर्टिकल, पॉसेसिव, अच्छा वो डेमोन्स्ट्रेटिव और क्वांटिटी, ये सब न हो गए तो हम सबको मिला करके डिटरमिनर कह लिए। डिटरमिनर में क्या है ये पूछा जाएगा तब आप कहेंगे वो आर्टिकल है, वैसे क्या है वो डिटरमिनर। ठीक है। अब ये क्या है, जैसे ये द है डिटरमिनर, ये क्या है हेड वर्ड, यही ना है। यस सर। अब इसमें देखो इट क्या है, सब्जेक्ट। यही सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर इट और देयर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखो देयर, ये सब्जेक्ट है, समझ में आ रही है। इसमें देखो टू स्मोक, स्मोक माने होता है धूम्रपान करना, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग गया तो वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटिव। किसी वर्ब के पहले यदि टू लगा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, कहेंगे कि ये इन्फिनिटिव है। और जो इन्फिनिटिव होता है यदि हिंदी निकालोगे इसमें ना ने नी की ध्वनि निकलती है। यानी टू स्मोक माने धूम्रपान करना या सिगरेट पीना, टू स्मोक। ठीक है। अब ये टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव किसका काम करता है, नाउन का। नाउन है वो, और जो नाउन है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। इन्फिनिटिव कार्य करता है नाउन का, और नाउन कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के स्थान पर लगता है, इसलिए इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट बन जाता है। उसी तरह क्या है ये देखो वॉकिंग, ये है जीरंड, क्योंकि वर्ब का वॉक माने टहलना, वॉक में आईएनजी लग गया यानी वॉकिंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और ये क्या है, वॉकिंग जीरंड है, जीरंड नाउन का कार्य करता है, और जब नाउन का कार्य करता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, इसलिए यहाँ का सब्जेक्ट ये है जीरंड। इससे भी ना ने की ध्वनि निकलती। जैसे अब आपको हिंदी निकालनी हो, टू स्मोक इज हार्मफुल, यानी सिगरेट पीना हानिकारक है, हार्मफुल यानी हानिकारक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग यानी अब टहलना, वॉकिंग यानी टहलना। क्यों, क्योंकि जीरंड में जो है ना ने की ध्वनि निकलती है, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इससे ना ने की ध्वनि निकलनी चाहिए, ध्यान देना है। तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट कहाँ और कितने रूप में हो सकता है। समझ में आ रही ना। इतना